किसी चैनल में आपका स्वागत है। आपने तो सुना ही होगा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के हाव भाव से अभी प्रतीत होता है। नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी। यानी महाराष्ट्र के इलेक्शन में मैच फिक्सिंग हुई थी, ये राहुल गांधी का आरोप है। राहुल गांधी के अनुसार भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी, ये राहुल गांधी को पता है। चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति की थी। दूसरा, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ दिए। तीसरा, वोटिंग का आंकड़ा ज़रूरत से ज़्यादा दिखाया गया। चौथा, जिस इलाके में बीजेपी को हार का डर था वहाँ फर्जी वोटिंग करवाई गई। और पांचवा, और सबूत को छुपाया गया। यानी सब कुछ राहुल गांधी को पता है और दूसरे किसी को पता नहीं है। जहाँ पर वो इलेक्शन हारते हैं वहाँ पर सारे तरह का फर्जीवाड़ा हुआ रहता है, और जहाँ पे वो इलेक्शन जीतते हैं वहाँ पर जनता का वर्डिक्ट होता है। ये राहुल गांधी का ही है। वैसे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कड़ा जवाब दिया चुनाव आयोग ने कि उनके दावों को निराधार करार दिया और कहा कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुके है। यानी कि चुनाव आयोग ने भी पहले बार किसी पार्टी के नेता को, खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता को, इतने कड़े तरीके से जवाब दिया है कि वो इलेक्शन हार गए, इसलिए वो बेतुका आरोप लगा रहे हैं। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहां भाजपा हारती दिख रही हो। यानी जहां भाजपा जीत रही हो वहां पर इस तरह का, अगर भाजपा को लगता है कि वो इस राज्य में जीत रही है तो वहां पर इस तरह का धांधली नहीं होगा। ये राहुल गांधी का कहना है। आइए अब आपको समझाते हैं कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना को सुबह शाम जपती थी, वो इसको भूलकर अचानक बीत चुकी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव और चुनाव आयोग पर हमलावर क्यों है। जातिगत जनगणना का आदेश देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए सरकार ने इंडिया गठबंधन की हवा निकाल दी है। वैसे अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात है तो बिहार में ये कुछ नाम हैं, जैसे वर्तमान मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, जो कि अपनी उम्र के कारण शायद अगली बार मुख्यमंत्री ना बने। वैसे दूसरे नंबर पर राजद के यानी आरजेडी के तेजस्वी यादव है बिहार की। लेकिन ये भी समझना होगा कि बिहार की बदकिस्मती कहिए या फिर बिहार के लोगों की जाति से बाहर ना निकलने का खामियाजा जो है, वो बिहार के आईएएस, आईपीएस और इतिहास के अनुसार शिक्षा में अपनी पहचान रखने वाला राज्य बना रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री एक तरह से अंगूठा छाप रहा है, और दूसरा 10वीं तक पढ़ाई करके नीति आयोग के फैसले को चुनौती देता है। तो कोई चारा घोटाला के केस में फंसा हुआ है, कोई जॉब फॉर लैंड के केस में फंसा हुआ है, पूरे के पूरे परिवार इस तरह के स्कैम में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी जातिगत विचार से, जातिगत सोच से बिहार की जनता बाहर नहीं निकल रही है, और उसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है। और मज़ेदार चीज़ ये कि जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है वो जीडीपी के नंबर का विश्लेषण करता हुआ दिखता है। साथ ही चुनाव नीतिगत जो फैसले होते हैं उस पर भी उंगलियां उठाता है। यानी आज ये, या फिर ये कह लीजिए कि अपने भारत का, इंडिया के पढ़ाई अपना एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि 10वीं तक पढ़ने वाला भी इन फैसलों पर उंगली रख सकता है, इस पे फैसलों के बारे में डिस्कस कर सकता है। या तो अपनी पढ़ाई लिखकर अपने एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत ही हाई हो गई है, या फिर अब आप समझिए, सबसे बुरा लगता है उन माँ बाप की। सोचिए जिनका बच्चा दिन रात मेहनत करके आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनता है, और उन लोगों की गुलामी करनी पड़ती है, इनकी जी हजूरी करनी पड़ती है। वैसे तीसरे नंबर पे बीजेपी के सम्राट चौधरी ने एक समय में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी, पर अब उनका वो रुतबा रहा नहीं जो उनको मुख्यमंत्री पे उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी या एनडीए को मंजूर होगा। सम्राट चौधरी का जो रुतबा पहले था वो अब नहीं है। कांग्रेस का कोई भी नेता, चौथे नंबर पे अगर देखें तो कांग्रेस का कोई भी नेता आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के
तौर पे उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन जो 5वें नंबर पे है, जो कि मुझे जो लगता है और मेरी जो समझ है, खास करके एक बिहारी होने के नाते, रामविलास पासवान जो कि राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी थे, उनका बेटा चिराग पासवान, यानी जो एलजेपी रामविलास पासवान के नेता हैं, शायद सबसे योग्य मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी बात, चिराग पासवान की जो युवा दलित और पिछड़ों के बीच का चेहरा है बिहार राजनीति में, साथ ही साथ एनडीए गठबंधन में भी उनका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अपनी सोच, चिराग पासवान की सोच और कार्यशैली की उनको पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने देश को दिखाया भी है कि लोकसभा जो जीरो से और साथ में पार्टी के टूटने की परिस्थिति से उन्होंने अपना एक अलग ही बिहार में अपना पोजीशन बनाया, अपने आप को स्थापित किया और सबके सामने अपने को प्रूव भी किया। वहीं वो दूसरे युवा नेता राजद के जो आरजेडी के तेजस्वी यादव को अच्छी चुनौती भी दे रहे हैं। ये पिछले लोकसभा चुनाव से ही हमें देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान ने केंद्र की राजनीति से बिहार के राजनीति में शिफ्ट होने की बात करके भी अपना इरादा एनडीए को बताया है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान ने बिहार में इशारों में कोई वैकेंसी नहीं कहे जाने वाले मुख्यमंत्री पद के लिए विकल्प की शुरुआत को तेज कर दी है और कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे दल का दलित और पिछड़ी जाति का समीकरण शायद बिगाड़ भी दिया है। शिक्षा, कार्यशैली, भविष्य सुधारने का जज्बा और इनका चिराग पासवान का जो व्यक्तित्व है, सभी दूसरे उम्मीदवारों पे आने वाले बिहार चुनाव में बहुत ही भारी पड़ने वाला है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर कदम पर हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान का साथ दिया है और मुझे लगता है कि उनकी सहमति मिलने पर ही चिराग पासवान दिल्ली से बिहार का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना सहमति के, बिना एनडीए के सपोर्ट के चिराग पासवान बिहार में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो सही है। तो कहीं ना कहीं वैसे भी वो प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट में वो कभी नहीं गए हैं। यहाँ तक कि वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में बहुत रहे हुए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं छोड़ा। चिराग पासवान ने जातिगत राजनीति से बाहर निकलते हुए साधारण सीट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक समझदारी उनका दर्शाता है। उन्होंने जातिगत समीकरण से बाहर निकलते हुए बिहार की जनता को ये प्रूव करने का कोशिश किया है कि वो सारे बिहारियों के लिए है, यानी उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा इससे मिलता जुलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा बिहार का आने वाले समय में एक गेम चेंजर हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।